हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी मेडिकल सर्जिकल के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको रिवाइज करना कभी मत भूलना। अगर नॉर्सर 7 का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, नॉर्सर 7 का जो एग्जाम है वो डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट उसकी है 15 सितंबर जो होगा प्री एग्जाम होगा, और मेंस जो होगा 5 अक्टूबर को मेंस एग्जाम होगा। तो इसलिए जो भी जिसका भी मेन एम यही है कि एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो इसलिए ये मेडिकल सर्जिकल पहले अपने जो भी मोटे मोटे सब्जेक्ट्स है पहले उनको कंप्लीट करना, और उनके भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आज वही डिस्कस करूंगी, और अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उनको लिख लो, और उनको फिर उनके टॉपिक्स के अंदर जितने भी आपको नहीं आते हैं या डाउट है जिन टॉपिक्स में, उन टॉपिक्स को अपना क्लियर करना है। उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड अपने पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फ्रॉम द पीआर यादव एंड द टारगेट हाई बुक से। मैं वो बुक्स के वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी ये बुक्स हैं इन दोनों बुक्स को अगर आप पहले पीआर यादव को ही अच्छे से करना, पीआर यादव से इन क्वेश्चन को निकालना जितने मैंने टॉपिक्स बताए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, क्योंकि ये पहले अपना मोटा ये एक बहुत बड़ा मेडिकल सर्जिकल एक अपना एक सब्जेक्ट है जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की वेटेज होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लोगे तो आगे के नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स होंगे ऐसे ही मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रिवाइज करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, और उन्हीं के अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स अगर जितने भी बना लोगे आप, तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाद में किस किस टॉपिक से क्या क्या रिवाइज करना है। ठीक है, अपने इन टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि आप रिवाइज करने के टाइम जब आपका सितंबर मंथ आ जाएगा तो उस टाइम पे सिर्फ आप सिर्फ रिवाइज करें, और रिवाइज करने के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करें। अभी सिर्फ और सिर्फ जुलाई तो खत्म ही होने वाला है, अगस्त और फिर सितंबर में एग्जाम है, तो ये क्या है, रिविजन का टाइम है, और रिविजन में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आज मैं डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सबसे पहले नॉर्सर 7 में इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन से क्या करना है आपको, जो भी हमारी टारगेट हाई की बुक है, टारगेट हाई की बुक में जितने भी स्टार्टिंग के इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको डेली रिवाइज करना है। डेली मॉर्निंग में कोई एक टाइम शेड्यूल बना लो, एक 1 आवर उसके लिए ले लो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं, देखने हैं कि इस इमेज को क्या बोलते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, अब नॉर्मल ईसीजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जो अपेंडिक्स वाले जो पेजेस हैं उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो हमारे वार्ड्स में यूज किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, या फिर डिफरेंट बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप डेली रिवाइज करना है, जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अपने अपने 10 कम से कम ये क्वेश्चन जो होते हैं 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए अपना इमेज बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। फिर उसके बाद आते हैं हम कौन सा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में फर्स्ट चैप्टर आता है वुंड हीलिंग। अब वुंड हीलिंग में सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे एक नॉर्सर 7 एक अपना अलग क्राइटेरिया लेके चलता है, वो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी। जो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, जैसे 5 से 10 क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ वही डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसके वो सारे क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर वेट गैंग्रीन है या ड्राई गैंग्रीन है, तो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट में वो पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि डायबिटिक फुट है तो उसको किस टाइप का गैंग्रीन होने के चांसेस हैं। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन क्या होता है। वेट गैंग्रीन में जो होता है फुट डायबिटिक फुट जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उसमें वेट गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। तो वुंड हीलिंग प्रोसेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशंस जरूर पढ़ लेना। उसके साथ साथ ड्राई एंड वेट गैंग्रीन का बहुत अच्छे डिफरेंस दे रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है टारगेट हाई में, उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा वुंड हीलिंग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी में हम इम्यूनिटी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इम्यूनिटी से अपने कॉन्सेप्ट सारे बना लेना। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स मैंने बता रखे हैं अपनी पिछली क्लासेस में, मैंने इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उनके टाइप्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है। तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी से रिलेटेड ये पूरा कंप्लीट मतलब अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना इम्यूनिटी का जो टॉपिक है। इम्यूनिटी क्वेश्चन इम्यूनिटी से और एंडोक्राइन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आप लिखवा लो कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बर्न्स वाले में से, जैसे अगर स्किन की बात करें तो स्किन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सा, बर्न्स वाला क्वेश्चन जरूर आता है। कितने परसेंटेज ऑफ बर्न क्या हो गया, जैसे रूल ऑफ 9 जो है हमारा, रूल ऑफ 9 कितने परसेंटेज ऑफ बर्न बॉडी सरफेस एरिया होगा। मतलब अगर लेग का पूछ लेते हैं, एब्डोमेन एरिया जल गया है, नीचे लेग्स भी वो बर्न हो गए हैं, तो कितने परसेंटेज, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन केस ऑफ पीआर ज़्यादा आप देखोगे ना क्वेश्चन उठा के पीवाईक्यू के, तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन उन टॉपिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है अपना। ठीक है, इम्यूनिटी में से देख लेना अपना, इम्यूनिटी का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है।
बर्न्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा बर्न्स का। अब उसके बात करें इम्यूनिटी के टाइप्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन्स कौन सी होती है, लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा अलग तरीके से पूछेगा। जैसे बेबी को फीड करवा रही है मदर, अब मदर को फीड करवा रही है तो फिर जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है उस टाइम पे कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स रिलीज होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ ये डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। लेकिन क्लिनिकली उसे घुमा फिरा के पूछते हैं वो क्वेश्चन, जो नॉर्सेट 7 नॉर्सेट के जितने भी एग्जाम्स हैं कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसलिए अपना बी प्रिपेयर और रेडी रह के रहना, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के लेकर आए, हमें क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी अपनी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, अब उसके बाद आपका इम्यूनिटी हो गया। इम्यूनिटी के बाद स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं कि जैसे आपका हो गया साइनोवियल जॉइंट कौन सा होता है, गर्डल जॉइंट कौन सा होता है, ये सारे के सारे कौन से जॉइंट होते हैं, हाइंड जॉइंट कौन सा होता है, पाइवोट जॉइंट कौन सा होता है, ये सारे के सारे आपसे पूछ सकते हैं। या फिर आपसे फ्रैक्चर पूछ सकते हैं, कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं ट्रैक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, क्रचेस के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी गेट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेट, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। केस ऑफ द टारगेट हाई में इमेज बेस्ड करके बता रखा है कि पॉइंट 1.8 2.8 और फिर उसके बाद स्विंग थ्रू गेट ये करके पूछ रखा है। अगर जैसे कोई पेशेंट पैरालाइज पेशेंट है तो उसमें कौन से क्रचेस यूज किया जाता है 1.8 2.8 या फिर स्विंग थ्रू गेट, किस तरीके से उसे चलना है, कैसे आप उसको पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, और उसको जब भी प्लास्टर होता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ें याद कर लें, ट्रैक्शंस, गेट, फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब स्केलेटल सिस्टम में ये 3 टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज बेस्ड देखना है तो इमेज बेस्ड आप टारगेट हाई से रेफर कर सकते हैं, और वैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि उसमें ना हमारे जो टारगेट हाई में जब भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपके क्या है वो भी दे रखा है, क्या नहीं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन उससे आप हिंट ले सकते हैं। डेली आप 10 क्वेश्चन अगर निकालेंगे, डेली आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि नॉर्सेट का एक अलग ही लेवल होता है। नॉर्सेट में अगर आपका एम है, आपका ड्रीम है कि आपका एम्स नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। डेली इमेज बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, डेली इन रिविजन जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चन इन जो टॉपिक्स को ना लिख लो आप कि स्केलेटल सिस्टम से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उसके बाद हमने बताया कि बर्न से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। बर्न से ट्रैक्शन के साथ साथ आप उसके साथ हम स्कोलियोसिस जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, जैसे स्पाइनल कॉलम में डिफॉर्मिटीज अगर हो गई है तो उसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस में, इनमें क्या लेटरल कर्वेचर किस में होता है, एस शेप कर्वेचर किस में होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ जहाँ टॉपिक जिस टॉपिक पे आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लो और उसको डेली रिवाइज करो कि इस क्वेश्चन इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। क्योंकि अपने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये रिवाइज भी करते रहना है, सो दैट कि आप भूलो ना कुछ भी चीज़ वहाँ पर। ठीक है, अपने नॉर्थ साइड में आपको एक सीट लेकर आनी है और बहुत अच्छे से इसलिए प्रिपरेशन करनी है। अभी आपके पास टाइम है पूरा 1.5 मंथ है पूरा, तो इसलिए जिन जिन टॉपिक्स को मैं बोल रही हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है बस। ठीक है, रिवाइज करना है, उसके साथ साथ पीवाईक्यू को डेली पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अभी तक तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी कि डेली 50 क्वेश्चन निकालने की, डेली 100 क्वेश्चन निकालने की, और ये टॉपिक ले लो और डेली आप 50 से 100 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने ही है। अगर आप 4 घंटे मिलते हैं, आप 4 घंटे में से कम 3 घंटे जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने लगाना है। और उसके साथ साथ जो डेली जो भी आपको रिवाइज करने जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन टॉपिक्स को दोबारा से देखना है कि मेरे को कहाँ मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे हैं, उनको दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने नेक्स्ट बताया अब मैंने बता दिया कि स्केलेटल सिस्टम से क्या इंपॉर्टेंट है। जीआई एक अपने आप में वास्ट टॉपिक है, तो अपने कौन सा आपने पढ़ाई तो होगा, जो टॉपिक्स पढ़े तो होंगे, तो उसके साथ साथ डिजीज कंडीशन के साथ साथ आपको जो भी हमारे साइंस है, जैसे उसमें जो है क्या नाम टारगेट हाई में ना स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप्स के साइंस दे रखे हैं। जैसे रॉक्सिंग साइन किस में होता है ना, मैकबर्नीज पॉइंट का क्या होता है, हर्निया कंडीशन में जो होता है मैकबर्नीज पॉइंट पे मैकबर्नीज पॉइंट होता है, वहाँ पर क्या होता है हर्नियल पेन होता है जहाँ अगर पेशेंट को हर्निया है तो फिर ये वाली कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ है तो बिलरोथ 1 बिलरोथ 2 क्या है, उन दो सर्जरीज के नाम पता होना चाहिए। मतलब एक लेवल होता है नॉर्सेट का और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आपको अगर नॉर्सेट में सीट चाहिए, एम्स में सीट चाहिए, तो आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, क्योंकि जितने सर्जिकल मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट टाइप्स की हमारी ल्यूमेंस की ट्यूबिंग होती है, जैसे सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूबिंग, जैसे इसोफेजियल वेलिसिस अगर हो जाता है पेशेंट को तो सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूबिंग ली जाती है, उससे हमारी इसोफेजियल वेलिसिस की जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के ल्यूमेन वाले हमारे साइंस ब्लैकमोर ट्यूबिंग होती है जैसे, तो इसके लिए भी हमारी जो ट्यूबिंग्स के बारे में पता कर ट्यूबिंग्स के बारे में भी देख लेना कि देखो उसमें एक कॉलम में जो अगर आप जीआई पढ़ोगे तो जीआई में एक कॉलम में दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्यूबिंग्स के डिफरेंट टाइप्स के बता रखे हैं, 3 ल्यूमेन ट्यूबिंग और द 4 ल्यूमेन ट्यूबिंग कौन सी होती है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गौर कर लेना और उनको एक नोट पैड में छोटा सा करके लिख लेते ना, जिससे आपको हिंट पता चल जाए कि ये कहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कौन सा प्रोसीजर है, जैसे आप डिफरेंट टर्म्स हो गए, जैसे कुछ टर्म्स हमारी बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे हमारी विल्सन्स डिजीज में अगर हम बात करें तो विल्सन डिजीज में हमारी आईज में वो कलर
विल्सन डिजीज के बारे में पढ़ लेना, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा ये टॉपिक। ठीक है, तो जीआई ना बहुत अपने आप में वास्ट टॉपिक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज़ की जा रही है। जैसे हमारी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम जीआई में वो पेप्टिक अल्सर डिजीज की बात करें, तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट जो था हमारा बिलरोथ 1 बिलरोथ 2, तो ये कंडीशन देख लेना, हर्डियल मैनेजमेंट क्या था। तो इन चीज़ों के बाद अगर आपके ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा ईयर में हमारा रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट जरूर पढ़ लेना। रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट में क्या डिफरेंस है, एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन में क्या होता है, किसमें रेनी टेस्ट में एयर कंडक्शन ज़्यादा होती है, कब ज़्यादा होती है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना। ईयर में सिर्फ यही कंडीशन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें। तो वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट क्या होता है, और बाकी जो टर्म्स हैं वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो मैंने टॉपिक्स बता रही हूँ उसको एक बार रिटर्न राइट डाउन कर लेना, फिर आप डिस्कस करना कि आपको कितना पता है, और आपको जो नहीं पता होगा फिर उसको अपना क्लेरिफाई करना, कि रेक्टिफाई करना है कि कहाँ पर मेरे को कमी कर, कहाँ पर मेरे को अपना इंप्रूव करना है। ठीक है, अब जैसे आई में हो गया, आई में हमारी कौन सी होगी, जैसे आई में ये टर्म्स है, जैसे टॉसिस हो गया, एंट्रोपियन, एक्सट्रोपियन, ये ना ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन ये कंडीशन ना आई से आ चुका है, तो फिर इसको भी देख लेना। कैटरैक्ट और द ग्लूकोमा में डिफरेंस क्या होता है। ग्लूकोमा में ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कैटरैक्ट में जो होता है हमारा वो वाइट क्लियर होना, ओपेकनेस हो जाती है, तो वो चीज़ होती है। तो उसमें डिफरेंस और कैटरैक्ट और ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसलिए अक्यूट ग्लूकोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में अक्यूट ग्लूकोमा जब हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पैरेलल क्या होता है, PERRLA, ये वाली कंडीशन, इसको लिख लेना। जो भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ बस उसको राइट डाउन कर लेना, फिर आप उसमें से डिस्कस देखना, अपने आप से डिस्कस करना कि कौन सा टॉपिक्स आपके अधूरे हैं, कौन सा टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। अब उसके बाद हम स्किन की बात करें, तो स्किन में मैंने बताई दिया कि बंस से रिलेटेड जो बंस के जितने भी हमारे लुंड एंड ब्राउडर मेथड है, रूल ऑफ 9 है, पामर मेथड है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है इन केस ऑफ द टारगेट हाई में, जो स्किन में बंस का एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, और एक टेबल बना रखी है। उस टेबल को, उस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लेना। कुछ कुछ चीज़ें जो है टारगेट हाई में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, अगर आप पढ़ो तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से, एक तो कलरफुल भी है इसमें इमेज और इजी एक्सप्लेनेटरी भी है, तो इसलिए उसको रेफर कर लेना उसके लिए। फिर उसके लिए अगर बंस हो गया उसके बाद हमारा ये होता है, क्या नाम है, एक सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस से एक क्वेश्चन आ रखा था कि उसमें हमारी कौन सी बटरफ्लाई शेप प्लाज्मा जो होते हैं कंडीशन इन केस ऑफ एक तो प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलती है, और एक सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस में भी क्या देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाई यानी कि आइज के नीचे बटरफ्लाइज यहाँ क्या हो जाते हैं, डार्क वो हो जाते हैं, हमारे पास रैशेस हो जाते हैं, परप्यूरिक रैशेस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस रिलेटेड में देख लेना, ये टॉपिक भी देख लेना। रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में एक तो सारी टाइडल वॉल्यूम, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, और वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इन चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एकदम कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहते हो योर ड्रीम कम्स ट्रू, तो आपको ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए, टिप्स में पता होनी चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, उनको एक जगह राइट डाउन कर लेना, सो दैट कि आप डेली आप रिवाइज करोगे ना, डेली आप 15 दिन भी डेली रिवाइज करते हो, और कंटिन्यूटी में रखना, 1 घंटा रिवाइज करने के लिए देना, कि मॉर्निंग में देख लो, जिस टाइम पे आपको सुटेबल लगे मॉर्निंग, या फिर मेरे टाइम पे मेरे सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि जब भी मेरा नॉट सेट था तो मैंने क्या करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ती रहती थी, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस नहीं करती थी, PYQ करती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे, तो ऐसे भी नहीं करना है। PYQ को भी साथ साथ सॉल्व करते रहना है। ठीक है, जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, चाहे आप थ्योरी को थोड़ा कम टाइम दो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान लगाओ। उन क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी उन्हीं क्वेश्चन की पढ़ो जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहे हैं, ताकि क्लियरिफाई कर सको कि मेरे से क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद रेस्पिरेशन में हम बात करें तो एक तो ये जरूर पढ़ लेना, लंग्स डिजीज में जो हमारी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज होती हैं, जैसे हमारी सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेगासोसिस है ना, एस्बेस्टोसिस हो गया, बिसिलोसिस हो गया, इसमें कौन से किसकी वजह से होती हैं, ये सब चीज़ें याद कर लेना। ये एक नोट्स में बना लेना, नोट्स एक पेपर पर लिख लेना कि रेस्पिरेशन में मेरे को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स मेरे को करने ही करने एनी हाउ। ठीक है, इनसे रिलेटेड अपने जो भी है ना डाउट्स को क्लियर करके चलना है। जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको लिख लेना, और उनको कंटिन्यूसली उनको देखना है कि जो भी आपकी थ्योरी बेस्ड जो भी आपने बना रखी है, आपकी जो थ्योरीज में भी जहाँ से भी आपने इंस्टीट्यूट से जिसने पढ़ाई करी है, जहाँ से भी पढ़ी करी है, तो उसे रेफर कर लेना और उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, और फिर उसके साथ साथ PYQ भी सॉल्व करना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन मास्क, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मास्क है ना, कितने लीटर पर मिनट से कितने ऑक्सीजन अप्लाई कर रखे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो लास्ट वीडियोस में भी अपने डाल रखा है मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक वीडियो है मेरी, उसमें भी आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कार्डियक में तो ECG एब्नॉर्मलिटी के बारे में
फिर अगर हम बात करें तो कार्डियक में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक तो सबसे पहले ये बात करना कि ऑस्कल्टेटरी एरियाज कौन कौन से होते हैं, अब्स पॉइंट कौन सा होता है, पल्मोनिक एरिया, एओर्टिक एरिया कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ईसीजी लीड्स कहाँ कहाँ डालते हैं, और ईसीजी की ना एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल रिदम होते हैं। आप देखो डिजीज कंडीशन तो हर कोई पढ़ता है, डिजीज कंडीशन से तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, लेकिन ये टॉपिक्स में अपने अपने टिप्स पे रखना है, क्योंकि ये जो होता है ईसीजी के एबनॉर्मल वेव्स जरूर आता है क्वेश्चन, जरूर लिखवा लो तुम मुझसे, ईसीजी के एबनॉर्मल वेव्स रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर आते हैं, ठीक है। या फिर हमारा क्या होता है रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आईआरवी का क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। या फिर पल्स क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, डोजेस कैलकुलेशन से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एल्कलोसिस, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक मतलब लिखवा लो इसके लिए, तो ये क्वेश्चन आप ये टॉपिक्स अपने क्लियर कर लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हाँ मैम ये क्वेश्चन आप ये वाला टॉपिक आप समझा सकते हैं कि नहीं, या फिर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं, कि जिसमें भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक में आपको डाउट है, तो मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, मैं उस पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, ठीक है। आपकी मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ईसीजी रिदम्स के बारे में, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं, फिर उसके बाद हम बात करें कि जितने भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कैसी वेव्स दिखती हैं, उसमें आप अच्छे से नोट्स बना लो कि कहाँ से आप रेफर करना है ये सब चीज़ें। ये बहुत अच्छी तरीके से ईसीजी की एबनॉर्मल वेव जो है हमारी इसमें टारगेट हाई में दे रखी है, एकदम इमेज बेस्ड दे रखी है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करोगे ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। एबनॉर्मल पल्स, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, एबनॉर्मल पल्स जो होती है, जैसे हमारी क्या एबनॉर्मल पल्स का मतलब ये हो गई हमारी टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी की कंडीशन, एब्नॉर्मल पल्स, पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, मीन आर्टीरियल प्रेशर, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। लास्ट टाइम जो था इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे, आपको वैल्यू दे रखी थी, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना था और गेट द आंसर करना था, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला मीन आर्टीरियल प्रेशर का क्या होता है, पल्स प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड की बात करें तो ब्लड का ना मैंने बहुत वो अपनी वीडियोस बना रखी है ब्लड की, तो ब्लड में से अगर कोई भी डाउट है तो ब्लड का आप वीडियोस को देख सकते हैं आप ब्लड की। तो ब्लड में जो होता है एक तो आपको पता होना चाहिए डोनर रेसिपिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स पता होने चाहिए उसमें क्या होता है, और जो भी है डीवीटी के बारे में जरूर पढ़ लेना, ह्यूमन साइन जरूर पूछ लिया जाता है किसी वे में, ठीक है। और क्लॉटिंग फैक्टर है ना, तो ब्लड में से ही सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेना। अपने क्लॉटिंग फैक्टर से टिप्स पता होना चाहिए, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर 1 कौन सा होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 4 कौन सा होता है, 8th और 9th क्लॉटिंग फैक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का क्या रोल होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स में, है ना, विटामिन के का क्या रोल होता है। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना डीवीटी क्या होता है, डीवीटी में ह्यूमन साइंस पूछा जाता है। इसके साथ साथ अगर रीनल सिस्टम की बात करें तो रीनल सिस्टम में अपना रीनल सिस्टम में नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें पता लगा लेना, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा बाइकार्बोनेट रीनल ट्यूब्यूल्स जितने भी हैं, डीसीटीएन पीसीटी का क्या रोल होता है, और इससे रिलेटेड ड्रग्स भी होती है, जो भी हमारी जो होती है फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती है, इस फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स का क्या एक्शन होता है उसमें, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम पढ़ लेना। आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम किस में देखा जाता है, एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम, एक बार पढ़ना उसको, उस टॉपिक को क्या है वो, एक रेनल सिस्टम में आप देखोगे टारगेट हाई में तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने टारगेट हाई नहीं पढ़ी है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि टारगेट हाई मैंने तो पढ़ी नहीं, अब क्या होगा मेरा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसको ही अपना बाइबल बना के रखना है, उसको ही बार बार प्रैक्टिस करनी है, एट द एंड मोमेंट पे चेंज नहीं करना है अपना कोई भी टॉपिक्स, कोई भी बुक अपनी चेंज नहीं करनी है, जिससे आप रेफर कर रहे हो वही चीज़ को कंटिन्यू रखना है, और डेली उसी से ही प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आप टारगेट हाई यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप पीआर यादव से कर रहे हो। पीआर यादव के क्वेश्चन जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप पीआर यादव हो जाती है तो पीआर यादव एक बेसिक बुक है, अगर आपने वो कंप्लीट कर ली तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बहुत अच्छे से, अगर आपने बहुत अच्छे से आपने वो सॉल्व करी उसको पीवाईक्यू, ठीक है। तो उसके बाद आपने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और एक तो वेसिको यूरेट्रिक रेफ्लेक्स होता है और यूरोजेनिक रेफ्लेक्स होता है, न्यूरोजेनिक रेफ्लेक्स होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोक्राइन से मैंने बता दिया, एंडोक्राइन से जितने भी हॉर्मोन्स है ना, ये इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है, मेरे से लिखवा लो, एंडोक्राइन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द फ्लूइड्स में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, क्रिस्टलॉइड्स में डिफरेंस पूछ ले जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो डिकॉर्टिकेट और डेसेब्रेट में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। एक इमेज दे देंगे आपको और इमेज में आपको आइडेंटिफाई करना होगा डेसेब्रेट और डिकॉर्टिकेट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको सीजर्स के बारे में पढ़ना है। सीजर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ग्रैंड मैल सीजर्स किस में होता है, पेटेट मैल सीजर्स किस में होता है, ठीक है। सीजर्स को पूरे अच्छे से पढ़ लेना। रेकून आइज किस में होती है, हेलो साइन किस में होता है ना, बैटल साइन किस में होता है, ये साइंस के बारे में भी पढ़ लेना। जब भी आप पढ़ रहे हो ना, जो भी आपको कोई साइन नया साइन पता चल रहा है कि ये साइन होता है किस में, किस
डिजीज कंडीशन में होता है। तो एक साइड में एक पेपर पे लिख लो और उस पेपर को डेली रिवाइज करो तो आपको ये साइंस भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वाड्रिप्लेजिया पैराप्लेजिया में क्या डिफरेंस है, क्या कंडीशन होती है, पैरालिसिस पैराप्रेसिस और द पैराप्लेजिया में क्या डिफरेंस होता है, ये जरूर पूछा रहता है। क्रेनियल नर्व्स के टिप्स पे पता होना चाहिए। वह जो 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 11 और 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। नंबर 1 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ठीक है, कौन सी मिक्स्ड नर्व होती है, कौन सी मिक्स्ड होती है, कौन सी वो होती है, क्या नाम है, एक सिंगल नर्व्स होती है और मिक्स्ड होती है ना। तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फेशियल नर्व्स और द बेल्स पाल्सी में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। बेल्स पाल्सी और द क्रेनियल नर्व पाल्सी, फेशियल पाल्सी, इनमें से कंडीशन में जरूर क्वेश्चन आता है। एक डिजीज कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। एक हो गया पेन स्केल में, एक बार क्वेश्चन आया था कि पेन स्केल जो होता है माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन में, जैसे पेन स्केल बता देते हैं ना, जैसे हम स्केल वाली कंडीशन में, तो उसमें माइल्ड कंडीशन कितने से कितने रेंज तक का होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। न्यूट्रिशन में एक बार देख लेना, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ लेना, जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स में से अब आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जो लास्ट में टॉपिक दे रखे हैं ना पीआई यादव में, उनके एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना माइक्रोबायोलॉजी के, इनमें से, क्योंकि इनमें से ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन चाहे अगर मेडिकल सर्जिकल में से पूरा क्वेश्चन नहीं आया ना, लेकिन इनमें से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बताए आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, तो इनको पहले आप इनको अपने आप क्लियर करो और मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी फिर कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नॉट 7 में हेल्पफुल होंगे। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, इन जिन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इनके पीवाईक्यू सॉल्व करना है और अपनी अपनी जो स्टडी को कंटिन्यूटी में रखना है, बीच में ब्रेक नहीं लगाना। अभी जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस टाइम है, इसलिए कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी है, कंटिन्यूस पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना मत भूलना। रेगुलर कंटिन्यूसली हमें जितने भी एक महीना जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, उसको बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।